Hello students. Today morning you had your Hindi board examination paper. Now all those exams are over, so now you are free. I hope your examination went on very good. Today I am going to do paper analysis of Hindi set A. So shall we start? आपका प्रश्न नंबर 1 था सही विकल्प का चयन कीजिए। रीतिकाल के कवि, इसका सही आंसर है भूषण। परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? लक्ष्मण ने। सूरदास सुदामा चरित खंड काव्य के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास। बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध किस लिए थे? शहनाई वादन के लिए। श्याम स्कूल जाता है, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य साधारण वाक्य है, क्योंकि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। श्याम उद्देश्य है और स्कूल जाता है विधेय है। बाबूजी सुबह सुबह किसका पाठ करते थे? द करेक्ट आंसर इज रामायण का। इसमें से परशुराम को व्यंग भरे उत्तर किसने दिए? हमने जब प्री बोर्ड के पेपर बनाए थे वर्जिन मैरिज स्कूल के, तो आपको अगर याद हो तो हमने उसमें यह ऑब्जेक्टिव भी पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य की भक्ति किस भाव की थी? द करेक्ट आंसर इज सखा भाव। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज अलंकार। यह क्वेश्चन भी प्री बोर्ड के पेपर में था। नायक नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन किस छंद रस में होता है? द आंसर इज श्रृंगार रस। एक कहानी यह भी, पाठ की लेखिका मनु भंडारी। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वह कौन सा वाच्य बनता है? द करेक्ट आंसर इज कर्मवाच्य। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में। सत्य असत्य की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी उनका बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। यह स्टेटमेंट सत्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है, यह भी सत्य है। यह ऑब्जेक्टिव भी हमारे प्री बोर्ड के पेपर में था। गद्य की सबसे लोकप्रिय विधा एकांकी है, यह गलत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, यह सही स्टेटमेंट है और यह क्वेश्चन भी हमारे प्री बोर्ड में था। शब्द शक्ति के 5 प्रकार है, यह स्टेटमेंट भी गलत है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, यह भी गलत है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो उत्साह जो है वह पाठ का कविता का नाम है और आपको उसके कवि का नाम लिखना था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अर्ध सम्मात्रिक छंद, उसका सही आंसर है दोहा, जो प्री बोर्ड में मैंने ऑलरेडी पूछा था। नेताजी का चश्मा देशभक्ति की भावना पर आधारित था, तो उसका सही उत्तर है देशभक्ति की भावना। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जो क्वार्टरली के पेपर में पूछा गया था। त्रिभुवन में समास कौन सा है? तो द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाचक है, 3 भुवनों का समूह। प्रेयर व्हील धर्मचक्र को कहते हैं, जो क्वार्टरली के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज बालकांड। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है? द आंसर इज बालम खीरा, जो प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में था। दूध का दूध, पानी का पानी, मुहावरे का अर्थ सच्चा न्याय करना। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक का नाम? द करेक्ट आंसर इज अघेय। बच्चों, अगर आप कल ध्यान से पेपर पढ़ें तो आपके पेपर में भी कई बार प्रश्नों के जवाब छिपे होते हैं। अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम था तो इसका जवाब ऑलरेडी आपके क्वेश्चन पेपर में है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको उन्होंने पूछा है, लेखक अघेय ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया? वही इसका आंसर था, लेखक अघेय। माता का आंचल पाठ में मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? द करेक्ट आंसर इज चिड़ियों का। अब हम आगे बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस पर। रीतिकालीन 2 कवियों के नाम व उनकी एक एक रचना लिखिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने आपको समझा रखा है कि हमेशा आपको टेबल फॉर्मेट बनाना है, जहां पर एक तरफ आप लेखक,
या कवि तथा दूसरी तरफ रचना ऐसे हेडिंग लगाएंगे और आप उनके आंसर लिखेंगे। जैसे कि रीतिकाल के माने दो कवि, तो पहला हम ले सकते हैं केशवदास, जिनकी रचना है रामचंद्रिका। और दूसरे आपके ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में पूछा है रीतिकाल के कवि, तो भूषण इज द करेक्ट आंसर, तो वहीं से हम उठा लेते हैं भूषण जी, और उनकी थी शिवराज भूषण। दिस इज द करेक्ट फॉर्म टू राइट योर आंसर ऑफ कवि और उनकी रचनाएं। आगे बढ़े, इसके अथवा में था नई कविता की दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते थे आधुनिकता की अभिव्यक्ति, यानी कि वो अपने जो कविता थी उनमें आधुनिक विचारों को स्थान देते थे। आपको सिर्फ पॉइंट, बुलेट पॉइंट नहीं लिखना था, उसके अंदर आपको उसे 1 से 2 लाइनों में एक्सप्लेन भी करना था। दूसरे आप ले सकते हैं शिल्पगत नवीनता, मतलब कि इसमें आप लिख सकते थे कि वो अपने कविताओं में नए नए शिल्प, नए नए प्रतीकों का उपयोग करते थे, यानी कि सिंपल लैंग्वेज न लेते हुए उसे किसी मुहावरे के द्वारा बता दिया या उसके लिए कोई विशेष अर्थों का प्रयोग कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कवि परिचय। तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो तुलसीदास मैंने ऑलरेडी प्री बोर्ड में आप लोगों से पूछा था, उनकी 2 रचनाएं। सबसे पहली जो बहुत ही प्रसिद्ध है रामचरितमानस, और विनय पत्रिका भी आप ले सकते हैं। अगर बात करें उनके भाव पक्ष की, तो जैसा कि हमें मालूम है कि रामचरितमानस पूरी की पूरी अवधी भाषा में लिखी गई है, तो हम सबसे पहली विशेषता उनके भाव पक्ष की यही उठा सकते हैं कि वो अपनी रचनाओं में अवधी और ब्रज भाषाओं का बहुत ही सुंदर प्रयोग करते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में छंदों और अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस तरह उसे आपको बताना था। अगर हम बात करें मंगलेश डबराल की, तो उनकी है घर का रास्ता और पहाड़ पर लालटेन। अगर इनकी भी अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने असहाय लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए अपनी रचनाओं में उनके लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने तत्सम तद्भव भाषाओं का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है, उन्होंने छंदों का अच्छा प्रयोग किया है। इस तरह आपको उनका भाव पक्ष समझाना था। क्वेश्चन नंबर 8 कौटिल्य में मैंने ये पूछा था, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वे अपनी प्रजा का ध्यान रखें, कि राजा के किसी व्यवहार के कारण उनकी प्रजा को कोई मुसीबत या पीड़ा न हो रही हो, या उनकी प्रजा किसी पीड़ा में न हो, यह उनका मुख्य धर्म है। इसके अथवा में पूछा गया है अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो अवधी भाषा आजकल उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। फागुन का महीना यानी कि चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली होती है, इसलिए कवि ये मानता है कि चारों ओर इतनी हरियाली है जो कवि को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए कवि की आंख उस सुंदरता से नहीं हटती है। इसके अथवा में पूछा गया है फसल कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली हमें मालूम है कि कोई भी आपको फसल उगानी है, आप साइंस में भी पढ़ चुके हैं, उसके लिए आपको मिट्टी, सूर्य प्रकाश, हवा, पानी और सबसे इम्पोर्टेंट आपका खुद का हार्डवर्क, परिश्रम जरूरी है। आगे की बात करें अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जहां किसी व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो बात बताई जाती है उसे हम अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। महाकाव्य, तो महाकाव्य जहां पर आपके पूरे जीवन का वर्णन होता है, जिसमें 1 से अधिक छंदों का प्रयोग होता है, जिसका नायक उदार होता है, ऐसी रचना को हम महाकाव्य कहते हैं। किन्हीं 2 महाकाव्य के नाम लिखिए, कामायनी, रामचरितमानस, महाभारत, बहुत ही ऐसे उदाहरण हैं। यह प्रश्न भी हमने कौटिल्य में पूछा था। करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो सबसे पहले आपको इसमें उसका स्थायी भाव बताना था। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, जहां किसी के मृत्यु के समान विलाप, विलाप यानी कि रोना, मतलब इस तरह का शोक हो कि सपोज किसी की मृत्यु हो जाए तो आप कैसा महसूस करते हैं, इस तरह का अगर वर्णन होता है तो वह करुण रस में आता है।
छंद, रस, अलंकार, इनके जब आप उदाहरण लिखते हैं तो आपको काव्य पंक्तियां ही लिखनी है। जैसे कि अगर बात करें करुण रस के उदाहरण की, तो अभी तो सिर पर बंधा था मुकुट, अभी तो हुए थे हल्दी वाले हाथ, और अभी ही हो गया यह नरसंहार। तो ये हमारा करुण रस का उदाहरण है कि अभी अभी शायद किसी की शादी होने वाली थी तो सिर पर मुकुट सजा था, हाथ हल्दी वाले थे, और अभी ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप ये हमें लाइन में नहीं, ये आपको हमें काव्य पंक्तियों में ही समझाना है। छंद किसे कहते हैं? छंद के मुख्य प्रकारों के नाम लिखिए। छंद ऐसी रचना को कहते हैं जिसमें अक्षर, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि का ध्यान रखकर एक छंदबद्ध रचना को छंद कहा जाता है। इसके मुख्य दो प्रकार हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आगे के प्रश्न पर बढ़ें। गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए, जो मैंने प्री बोर्ड में पूछा था। तो गद्य की प्रमुख विधाएं हैं जैसे कि निबंध, कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटक। आपको इनमें से कोई भी 4 से 5 लिखनी थी। इसके अथवा में उन्होंने पूछा है रेखा चित्र किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के आकर्षक ढंग से चित्रात्मक वर्णन को रेखा चित्र कहा जाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 पे, तो उसमें लेखक परिचय पूछा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र चंद। रामवृक्ष बेनीपुरी हमने ऑलरेडी क्वार्टरली में सीख लिया है, पूछा गया था आपको पेपर में। उनकी अगर मैं बात करूं रचनाओं की, तो माटी की मूर्तें और लाल तारा। अगर इनकी भाषा शैली की बात करूं तो उन्होंने अपनी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का अच्छा प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में कई शैलियां जैसे कि कथात्मक शैली, विवेचनात्मक शैलियों का अच्छा प्रयोग किया है। साथ ही साथ इनकी भाषाएं सरल और सहज थी। यतीन चंद्र की अगर बात करें तो उनकी जो 2 रचनाएं वे हैं गिरिजा और देवप्रिया। इन्होंने भी अपनी रचना में तत्सम तद्भव शब्दों का अच्छा प्रयोग करते हुए कथात्मक और चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करूं, लेखक यशपाल को नवाब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? तो जब लेखक रेलवे के यार्ड में पहुंचते हैं तब वहां पर नवाब साहब बैठकर उनको देखकर और मुंह फेर लेते हैं और चुपचाप अपना खीरा निकालकर उसे यत्न से काटते हैं, उनके सामने दिखावा करते हैं कि वे कितने ही रईस हैं। तो इन सब बातों के कारण उन्हें महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने में तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। इसके अथवा में आपको पूछा गया था बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, जो ऑलरेडी हमने प्री बोर्ड में पूछा था। तो इसका आंसर है कि डूमराव में जन्मे बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई वादन में एक अलौकिक विद्या हासिल की थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे से वे शहनाई बजाते थे और वो पूरे विश्व में इसके लिए प्रसिद्ध हैं, जिनके लिए उन्हें पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, जो क्वार्टरली में हमने पूछा था। पान वाले का रेखा चित्र की अगर मैं बात करूं तो आपको उसका व्यक्तित्व कैसा था, कैसा दिखता था, तो वो एक तो मोटा था। अगर हम बात करें उसके दांतों की तो काले और लाल थे, क्योंकि वो सारा दिन पान खाता था। क्योंकि वो मोटा था इसलिए जब वो हंसता था तो उसकी टोन भी थिरकती थी और वह दिखने में एकदम काला था। तो ये हो गया पान वाले का रेखा चित्र। इसके अथवा में आपको पूछा गया है बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, उनकी पत्नी थी, उनका बेटा था, बहू थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो साधु इसलिए कहलाते थे कि उनके अंदर कोई भी द्वेष भावना नहीं थी। वो किसी से झगड़ा नहीं करते थे, वो किसी की चीज को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। उनके खेत में जो भी पैदा होता था उपज, वो ले जाके सबसे पहले कबीर मठ ले जाते थे, भगवान को सौंपते थे और वहां से प्रसाद स्वरूप में जो मिलता था वो उसे अपने पास रख लेते थे। तो इन सब विशेषताओं के कारण हम कह सकते हैं कि वे साधु थे। क्वेश्चन नंबर 16, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। पहला है पंचवटी, जो मैंने क्वार्टरली में पूछा था।
जिसका आंसर है द्विगु समास का है, क्योंकि यह पंच यानी कि 5, जिस मैंने पहले भी समझाया कि जहां पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास होता है। तो पंचवटी इसका समास विग्रह जब आप करेंगे तो हो जाएगा 5 वटों का समूह। और कौन सा समास है? तो द्विगु समास। नेक्स्ट है नीलांबर। नीला है जो अंबर, ये यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि यहाँ पर अंबर को नीले रंग के साथ उसकी तुलना की गई है। इसके अथवा में आपको कहा गया था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। गीता आज स्कूल आएगी, इससे आपको निषेध यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बना था, तो गीता आज स्कूल नहीं आएगी। दूसरा, दीपक आगरा में रहता है, इसे आपको प्रश्नवाचक बनाना था, तो इसमें आप लिख सकते थे, ऐसे लिखेंगे, क्या दीपक आगरा में रहता है, और पीछे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपके मार्क्स कटते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए बच्चों, इसका जवाब आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, क्योंकि हर बच्चा अपने माँ बाप से अटैच होता है। आप अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं, आपको अपने शब्दों में बताना है कि हम अपने माँ बाप से कितना प्रेम करते हैं। आप क्या कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए, किस तरह उन्हें खुश रख सकते हैं, फ्यूचर में आप ऐसा क्या करेंगे जिससे आप ये सोच सके कि हमारे माँ बाप हम पे गर्व करेंगे, हमसे खुश रहेंगे। तो इसका जवाब इस हिसाब से लिखना था। इसके अथवा में था, लेखक अघे ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस प्रकार महसूस किया, जो मैंने प्री बोर्ड में पूछा था। तो जब वे अपनी यात्रा पर गए और उन्हें उस पहाड़, जब वे वहाँ पर अस्पताल में भी उन्होंने उन लोगों को यातनाओं में देखा, और सबसे इम्पोर्टेंट जब उन्होंने उस पत्थर पर एक व्यक्ति की छाया अंकित देखी कि जब वो व्यक्ति पत्थर के सहारे ऐसे खड़ा था और तभी बम विस्फोट हुआ और वो व्यक्ति उस पत्थर पर चिपक गया। तो इन सब घटनाओं को देखते हुए उसने यह माना कि वह मैं भी शायद उस समय यही था, और वो उन परिस्थितियों को महसूस करने लगा। आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पर, जहां पर आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अगर मैं पहली बात करूं, पहला जो आपको काव्यांश दिया गया है, मैंने क्वार्टरली में आपको पूछा था, जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है। देखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या में आपको संदर्भ में 3 चीजें बतानी होती है। आपकी पुस्तक का नाम, नेक्स्ट आपके पाठ का नाम, और पाठ या काव्य का नाम, और तीसरा लेखक या कवि का नाम। ये 3 चीजें जब आप बताते हैं तभी आपको उसके पूरे मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले वाले की, तो आप इसका संदर्भ इस तरह लिखते कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पुस्तक क्षितिज के काव्य एक पद से ली गई हैं, जिसके कवि सूरदास हैं। देन आपको प्रसंग हेडिंग लगानी थी। प्रसंग में आपको ओवरऑल सेंटर पॉइंट क्या है वो बताना होता है। अगर मैं इस काव्यांश की बात करूं तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण को व्यंग भरे वचन सुना रही हैं, तो यही इसका प्रसंग बनेगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को व्यंग भरे वचन सुना रही हैं। और तीसरा हमारा हेडिंग आ जाता है व्याख्या। उसमें आपको जो काव्य पंक्तियां दी गई हैं उन्हें एक्सप्लेन करना था, समझाना था। तो अगर उसमें देखो तो वो इसमें ये कहना चाहती हैं कि अब तो श्री कृष्ण जो पहले हमारे साथ यहाँ रहते थे, हमारे साथ ग्वाला बन के रहते थे, गोपियां के साथ नाचते थे, पर अब जब से वो गए हैं यहाँ से, तब से उन्होंने राजनीति ऐसी पढ़ ली है कि अब वो हमारी कोई भी सूझबूझ नहीं ले रहे हैं, और इन सब का वो जिम्मेदार उद्धव को ही मान रही हैं। इसके अथवा में आपको दंतुरित मुस्कान से पूछा गया था, जिसके कवि नागार्जुन हैं, और इसमें ये बताया गया है कि किसी बच्चे की मुस्कान एक मृत व्यक्ति यानी कि किसी शव में भी जान डाल सके, इतनी प्रभावशाली होती है। बात करें अगर प्रश्न नंबर 19 की,
तो आपको गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा गया है, जिसमें पहला जो है वो मैंने क्वार्टरली में ऑलरेडी आप लोगों को पूछा था। यह जो संदर्भ है पहला, यह आपके पाठ नेताजी का चश्मा से लिया गया है, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं, जिसमें प्रसंग आप ये लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगी हुई है उसके बारे में बताया गया है। और व्याख्या में आपको ये लाइनें अपने शब्दों में समझानी थी, कि जिसमें आप बताते कि मूर्ति संगमरमर की थी, जो 2 फुट ऊंची थी, नेताजी की मूर्ति बहुत ही सुंदर लग रही थी, और उस मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह जैसे नारे याद आ रहे थे। इसके अथवा में आपको एक कहानी यह भी से एक गद्यांश दिया गया है, जिसके लेखिका मन्नू भंडारी हैं। इसका प्रसंग ये था कि इन पंक्तियों में बताया गया है कि किस कारण से उनकी माँ उनके लिए आदर्श नहीं बन सकी, और व्याख्या में आपको ये लाइनें बतानी थी कि उनकी माँ धैर्यशील, सहनशील सब तरह की थी, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अड़ी रहती थी, वे अनपढ़ थी, लेकिन वो हमेशा अपने हमारे पिताजी से इतनी ज्यादा दबी रही, जिसके कारण वह कभी भी लेखिका की आदर्श नहीं बन पाई। बात करें अगर प्रश्न नंबर 20 की, पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में माँ पुत्र के बीच संवाद लिखिए। आपको पर पर्सन कम से कम 6 से 7 डायलॉग लिखना जरूरी है। सपोज माँ के 6, पुत्र के 6, इस तरह। लेकिन हम इसमें नमस्ते, कैसे हो, ये सब हम काउंट नहीं करते। यानी कि आपको जो पॉइंट दिया गया है जैसे कि पर्यावरण सुरक्षा, तो उससे उनके अनुरूप आपको 6 डायलॉग्स दोनों के लिखने थे। इसके अथवा में अनुशासन का महत्व, जो हम क्वार्टरली में कर चुके हैं, उस पर अनुच्छेद लिखना था कि अनुशासन क्या होता है, अनुशासन का महत्व क्या है, अगर अनुशासनहीनता होती है तो उसके दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं, ये सब चीजें आप इंक्लूड कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 अपठित काव्यांश और अपठित गद्यांश का है। अगर मैं काव्यांश की बात करूं तो आपका पूरा काव्यांश प्रेम के ऊपर आधारित है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो प्रेम या प्रेम का महत्व, व्यक्ति को प्रेम की पीड़ा कैसे लगती है, तो सिंपल सी बात है, जब आप प्रेम में होते हैं, जब आपको प्रेम मिलता है तो आपके हृदय को खुश या अलौकिक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 है उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने सेग्रीगेशन करके दिया है 1 + 1 + 2, तो आपको इसको 2 मार्क्स के हिसाब से इसका जवाब लिखना था कि प्रस्तुत काव्यांश का केंद्रीय भाव यह है कि हमें हमेशा अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम रखना चाहिए, किसी के साथ घृणा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने अंदर में प्रेम रखते हैं तो आपका मन खुशियों से और शांति से भरा होता है, और इसके विरुद्ध जब आप अपने मन में प्रेम नहीं रखते तो आप नकारात्मक सोच से घिर जाते हैं। इस तरह आप केंद्रीय भाव इसका समझा सकते थे। उसके अथवा में जो गद्यांश है वह क्षमा, फॉरगिवनेस, इसके ऊपर आधारित है, तो उसका उचित शीर्षक वही होगा क्षमा का महत्व। क्षमा के अभाव में किसका साम्राज्य छा जाता है, तो क्षमा के अभाव में क्रोध, हिंसा, संघर्ष का साम्राज्य छा जाएगा। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए, समरी ऑफ दैट। तो इसकी समरी यही थी कि क्षमा वीरस्य भूषण, क्षमा वीरों का गहना है। हम मानते हैं कि हमें हर बात पे क्रोध आता है, लेकिन हमें हमारे अंदर क्षमा भाव रखना चाहिए। हमें दूसरों की गलतियों को क्षमा करने का गुण अपने अंदर विकसित करना चाहिए। जब हम अपने अंदर ये गुण विकसित करेंगे तभी हम अपने अंदर से क्रोध, हिंसा, नकारात्मकता जैसे दूषणों को दूर कर सकेंगे और जीवन में सफल भी हो पाएंगे, और हम आगे चलकर लोगों का आदर्श भी बन सकेंगे। बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 22 पत्र की, जैसा कि एक औपचारिक होता है और उसके अथवा में अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ऑलरेडी मैंने क्वार्टरली में पूछा था। अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो अगर मैं इसकी बात करूं, मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देती हूं।
सबसे पहले आता सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, बच्चों आप पंक्चुएशन का ध्यान नहीं रखते हैं, जो आपको विशेष रखना है। उसके बाद स्कूल का नाम, जैसे कि मैं लिख रही हूं वर्जिन मैरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद वो कहाँ स्थित है, तो उज्जैन मध्य प्रदेश। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ के दिनांक हेडिंग लगा के और आपको दिनांक बतानी थी, जैसे कि 6/3/2026। क्योंकि ये औपचारिक पत्र है तो इसमें लाइन छोड़ के आप हेडिंग लगाएंगे विषय, यानी कि आपने अपने प्राचार्य को ये क्यों लिखा है पत्र। तो ऑलरेडी आपको उन्होंने विषय आपके क्वेश्चन में दे रखा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप सैल्यूटेशन लिखेंगे, महोदय जी मैं आपकी कक्षा का, उसके बाद जो बॉडी होती है कि मैं आपकी कक्षा स्कूल की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ, और उसके बाद आप रीजन बताएंगे कि आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। सपोज आपके पापा का ट्रांसफर हो गया है, तो मेरे पिताजी का भोपाल उज्जैन से भोपाल स्थानांतरण हो गया है, इसलिए अब मैं आपकी विद्यालय से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकूंगा, तो कृपया कर आप मुझे मेरा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। हर लेटर, हर निबंध, हर अनुच्छेद को कंक्लूड करना जरूरी होता है। देन यू विल गो टू नेक्स्ट लाइन एंड यू विल कंक्लूड योर लेटर। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि मैंने स्कूल की सभी शैक्षणिक और अन्य गतिविधियों में भी भाग लिया है, जिसमें मुझे अच्छे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं और मुझ पर विद्यालय का कोई देय बाकी नहीं है। राइट साइड आपका आज्ञाकारी, क्योंकि आपको पत्र में उन्होंने नाम नहीं दिया है इसलिए आप लिखेंगे स, और लेफ्ट साइड आप लिखेंगे धन्यवाद। दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ योर लेटर। इसके अथवा में आपको अनौपचारिक पूछा गया था, जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, तो उसमें आपको एक सिंपल अपना एड्रेस डालना था। सपोज B420 मंगल नगर कॉलोनी उज्जैन मध्य प्रदेश। क्योंकि ये अनौपचारिक है इसलिए इसमें कोई विषय नहीं आएगा, सीधा दिनांक आ जाएगी, दिनांक, और दिनांक के बाद आप सैल्यूटेशन लेंगे। अपने मित्र को लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, और उसके बाद आप उसकी बॉडी बना सकते हैं कि आशा करता हूं कि तुम खुश होंगे, हम भी यहाँ सब खुश हैं। जैसा कि तुम जानते हो 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है और मैं इस पत्र के माध्यम से तुम्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। मैंने हमारे अन्य दोस्तों को भी आमंत्रित किया है, तुम्हें ज़रूर आना है ताकि हम सब मिलकर मज़े कर सके। एज आई टोल्ड कि कंक्लूड करना ज़रूरी है, तो आप नेक्स्ट लाइन में से कंक्लूड करते हुए लिखेंगे चाचा जी और चाची जी को मेरा चरण स्पर्श। लेफ्ट साइड तुम्हारा मित्र अब स। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। बच्चों आपको सबसे पहले कोई भी एक जो भी विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उस विषय की रूपरेखा लिखना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे रूपरेखा, और उसमें सबसे पहले प्रस्तावना आता है। प्रस्तावना यानी कि हेडिंग, इंट्रोडक्शन, कि आप जो ये लिख रहे हैं किस विषय पर लिख रहे हैं, उसमें क्या है, कैसे, ये सब। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है, सपोज अगर हम बात करें विज्ञान के बढ़ते चरण, तो इसके लिए आप बना सकते थे विज्ञान का विविध क्षेत्रों में उपयोग। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां विज्ञान का उपयोग नहीं हो रहा है। तीसरा आप बना सकते थे विज्ञान के लाभ, चौथा आप बना सकते थे विज्ञान से हानि, और सबसे एंड में आपको उपसंहार, एज आई टोल्ड बिफोर कि आपको कंक्लूड करना जरूरी है, तो उपसंहार लिखना जरूरी है जिसमें आप कंक्लूड करेंगे कि कौन कौन मतलब ओवरऑल आपने अपने निबंध में क्या बताया और कैसे क्या होना चाहिए। जैसे कि समाचार पत्रों का महत्व की अगर मैं बात करूं तो पहला पॉइंट प्रस्तावना आ जाएगा, सेकंड पॉइंट आ जाएगा समाचार
पत्रों की आवश्यकता। तीसरा पॉइंट आ जाएगा समाचार पत्रों के लाभ। चौथा पॉइंट आप इसमें ये डाल सकते थे कि आजकल जो अनवांटेड चीज़ें, जो बिना फालतू की जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अगर ऐसी अफवाहें या अनवांटेड चीज़ें या एडवर्टाइजमेंट अगर आती है तो उसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ता है, तो वो पॉइंट डाल सकते थे। और लास्ट में आप उपसंहार। इसी तरह कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आजकल कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, भले वो बैंकिंग हो, शिक्षा हो, अस्पताल हो, हर जगह कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर के लाभ क्या है, कंप्यूटर से हानि क्या है, और लास्ट में आप उपसंहार बता सकते थे। भारतीय समाज में नारी का स्थान, तो प्राचीन और मध्यकाल में नारी का क्या स्थान था। जैसे कि प्राचीन काल में औरतों को इतना बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, उन्हें घूंघट में रहना पड़ता था, वे अपने विचार अपने परिवार के सामने नहीं रख सकती थी। लेकिन आज के युग की नारी की स्थिति अगर आप बताएंगे तो इसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। आज की नारी घर से बाहर जाकर नौकरी कर रही है, वो अपने विचार रख रही है। इवन तो आप बता सकते हो कि आज अलग अलग पदों पर अलग अलग नारियां, कहीं कोई नेता बनी हुई है, कहीं कोई सांसद है, इस तरह कहीं राष्ट्रपति है, तो इस तरह आप बता सकते हैं। लास्ट इसमें था पर्यावरण प्रदूषण, कारण एवं निदान। तो पर्यावरण प्रस्तावना में आप बता सकते थे कि पर्यावरण की क्या होता है, कैसे फैलता है। कारण, तो उसके कारण क्या है, जैसे कि गंदे पानी का निकालना होना, कूड़े का करकट का धुआं, फैक्ट्रियों से निकलते धुएं, ये सब आप कारण में बता सकते थे। और निदान, आप उसके लिए क्या क्या कॉशंस आप ले सकते हैं उसे दूर करने के लिए, वो आपको बताना था। और लास्ट में उसे कंक्लूड करते हुए उपसंहार में बताना था। आई होप सो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।